नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक ऐसी घटना जो पूरी तरीके से खामोश हो चुकी थी, अदालत से सजा हो चुकी थी, और एकाएक फिर एक ऑडियो और वीडियो के जरिए उस घटना पर नाराजगी शुरू हुई। पूरा उत्तराखंड में नाराजगी हुई, और नाराजगी के बाद एक ऐसे शख्स का नाम आया, गुमनाम शख्स का नाम, जिस पर कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। इस पूरे प्रत्यारोप में सब कुछ बड़ी आसानी से चला, और उसके बाद यह मामला परेशान होकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी सीधे अदालत का रुख करते हैं। अदालत का आज फैसला आया है, और फैसले के बाद यह पहला इंटरव्यू है, ताकि जनता समझ सके सच क्या है। मैं इस दुखद घटना की जितनी निंदा करूं उतनी निंदा करता हूं। ऐसी घटना कभी भी समाज में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना के आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्हें जो सख्त से सख्त कोर्ट सजा सुनाए वो सजा मिलनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। गौतम जी, आपका स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। गौतम जी, बड़ी पीड़ा रही होगी पिछले एक माह से, लगातार आप पर आरोप प्रत्यारोप। अदालत आज आप पहुंचे हैं। पहले अदालत से शुरू करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। क्यों जाना पड़ा अदालत? देखिएगा, जिस प्रकार से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, पहले तो मैं सोच रहा था कि ये लोग खाली पीली कहते हैं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मैं पूरे 5 साल हो गए प्रभारी उत्तराखंड का। जब भी चुनाव हारते हैं या धामी जी की सरकार को नहीं घेर पाते, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो धामी जी की सरकार चल रही है, उत्तराखंड की सरकार चल रही है, विशेषकर प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। क्योंकि प्रधानमंत्री का संकल्प है ये दशक उत्तराखंड का होगा, एक विकसित उत्तराखंड बनाना है। तो धामी जी भी उसी तरीके से लगातार रात दिन खपकर अनेकों अनेक आपदाओं में सबसे पहले खड़े होने वाले व्यक्ति, जिसने उत्तराखंड का एक ऐसा विकास बनाया है, या 4 धाम नहीं 5 धाम, रोडों का बनना, यूसीसी लागू करना, सीए लागू करना, धर्मांतरण कानून लागू करना, ये ऐसे सब जिससे उत्तराखंड पीड़ित था, डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, उसको रोकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। तो जो कांग्रेस पे कोई मुद्दा नहीं रहा, हर बार हार देख रही है। पहले जो हरिद्वार के कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए उसमें हारे, वो ये मुद्दा चलाया था, जनता ने नकार दिया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें 5 सीटें बीजेपी जीती, उसमें भी वो हारे, ना ये मुद्दा चलाया था, नहीं कामयाब हुए। बाई इलेक्शन हुए 3-4 विधानसभाओं के, उसमें वो हारे, फिर यही मुद्दा चलाया, क्योंकि वो कोई मुद्दा जनता स्वीकार ही नहीं कर रही है, सेंसिटिव मुद्दा। और उसके बाद अभी 12 जिला पंचायत अध्यक्षों में 11 भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। तो उनका भोखलाहट है कि कामों के हिसाब से हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार का। तो इसलिए वो हर बार आपने देखा होगा कि हर बार मुद्दे के अंदर वीआईपी बदलते हैं। वो जैसा आपने कहा 3.5 साल से लगातार चल रहा है, और इन 3.5 सालों के अंदर अंकिता बेटी का जिस प्रकार से अपमान किया गया है बार बार, जबकि कोर्ट ने, न्यायपालिका ने, सभी ने, एसआईटी ने सबको ओपन कहा कि आप पे कोई भी दस्तावेज हो तो हमें दीजिएगा, अब पुनः जांच कर सकते हैं। वीआईपी का कंसेप्ट इन्होंने बना लिया है, कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी है। हर चुनाव में वो वीआईपी का नाम बदलना, फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ है उन्होंने। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी, आए दिन नाम बदलते रहते हैं। सरकार को
सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये बौखलाहट जो है, वो बौखलाहट के कारण ही इन्होंने मेरे ऊपर, मैं कहा चौथा या पांचवा वीआईपी होऊंगा, मुझे मुझे मालूम नहीं, ऐसा बताते हैं लोग, मेरे ऊपर मन घटंत आरोप लगाने का काम किया। और उसमें जो तथाकथित महिला और पुरुष है, उसको मोहरा बनाकर वो अपने हाथ में खड़ा, क्यों हमारी पार्टी के सदस्य तो वो है नहीं। इस प्रकार का लगातार 9 दिन से ये षड्यंत्र रचा गया। पहले मैंने सोचा जैसे 4-5 वीआईपी पहले बोले, बाद में आंदोलन करते हैं, चुनाव आता है, हार जाते हैं, बदल लेते हैं। मैं कहा ऐसे ही ये होगा, क्योंकि मुझे विश्वास ये था कि आपको जान के आश्चर्य होगा, 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मैं उत्तराखंड की जमीन पे पैर ही नहीं रखा है। मैं इसी बात पर एक आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस दौरान ये घटना घटी है, उस दौरान आप थे कहां? आप कहां थे? अगर आप वहां नहीं थे तो थे कहां? उस पूरे घटनाक्रम के बीच कहां? उस दिन ही नहीं, मैं आपको 10 तारीख से 25 तारीख तक पूरा प्रोग्राम मैं बताता हूँ। 10 तारीख को मैं उत्तर पश्चिमी जिला हमारा दिल्ली का, उसमें एक प्रशिक्षण शिविर था, उसमें गया था। 13 तारीख को एक मेरी दिल्ली में आवास पर वर्चुअल बैठक थी। 14 तारीख को कार्यकर्ताओं के दिल्ली आवास पर हमारी बैठक थी। 15, ये सबके फोटोग्राफ है मेरे पास। 15 तारीख को खाटू श्याम जी का रोहिणी के अंदर कार्यक्रम उसमें था। 16 तारीख को एनुअल फंक्शन था ग्रेटर नोएडा में, मैं उसके अंदर था। 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा, केंद्रीय काल में प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, तो उसमें विश्वकर्मा पूजा रखी गई। उसी दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पर हमने एक प्रदर्शनी का, आदरणीय नड्डा जी उसमें थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उद्घाटन किया। भारतीय समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें कारीगरों को जो टूल्स होते हैं, मोची है, धोबी है, इनको टूल्स बांटे गए। 17 तारीख को ही मैं एक भंडारा था एम्स के बाहर, जिसमें अनु मलिक वगैरह हम सब थे, भंडारे का बांटा गया। और 17 तारीख को ही जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की सामग्री रविदास मंदिर पर, जो शिक्षा की किताबें हैं, पेन है, पेंसिल, ये देने का काम किया। 17 तारीख को ही बस्ती संपर्क अभियान की एक बैठक थी करोल बाग में, उस नड्डा जी ने उनको वहां पर मार्गदर्शन दिया। 18 तारीख को सुबह मॉर्निंग में क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ थी, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी थे। सुबह सुबह उसको हरी झंडी दिखाई गई। 19 तारीख को मैं 2 दिवसीय प्रवास के लिए उड़ीसा चला गया, वहां अन्य अन्य कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया। और फिर उसके बाद 20 को आकर 21 तारीख को मैं सतपाल महाराज जी का जन्मदिन था, उसमें गया। क्योंकि 19 तारीख को बहुत उत्तराखंड में ये वातावरण हुआ कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए, कहाँ है बेटी, अल्लाह पता थे, वो सब देखकर मुझे लगा कि मुझे भी उत्तराखंड जाके देखना चाहिए प्रभारी के नाते। तो मैं 21 तारीख को उत्तराखंड गया। 22 को वहां पे 21 तारीख को कई बैठ के अटेंड की, 22 तारीख को मैं वापसी आया। और 22 तारीख को चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक। 23 तारीख को पुस्तक का लोकार्पण किया। और 24 तारीख को शिव महापुराण रोहिणी में भाग लिया। और 24 तारीख को ही प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश का हुआ। इस प्रकार से 15 दिन का मैंने पूरा प्रोग्राम दिया है कि मैं उस उत्तराखंड गया ही नहीं हूँ। गया हूँ तो जब ये हंगामा सब हो रहा था, तो वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आपको जाके देखो, उसमें पहले फोन पे बात की, फिर कहा जाके देखो। भाई ये सारा कार्यक्रम में वहां पर था ही नहीं, उस मोहल्ले में नहीं, गली में नहीं, बात नहीं कोई। लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दा ना होने के कारण वो आए दिन अनेकों अनेक विषयों में लेकर वीआईपी का नाम जोड़ती है। जैसे मैंने कहा, अभी तक 3.5 साल से ये चल रहा है सारा कुछ। और 3.5 साल से 4-5 बार चुनावों में कांग्रेस हारी है। हर बार यही मुद्दा लेके जाती है, और अब उन्होंने ये काम किया है। इस कारण से मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। और हाई कोर्ट क्योंकि सत्यमेव जयते है, संत गुरु रविदास जी ने भी कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो हमारा मन पवित्र था, हमें ईमानदारी थी, हमने पूरा अपना जीवन कर्मठता से, समर्पण भाव से, नैतिक मूल्यों को आधारित अपने जीवन जिया है। और बड़ा दुख की बात है कि ये लगातार ये उस बेटी का जो दिवंगत हो चुकी है, स्वर्गवासी हो चुकी है, बार बार उनके माँ बापों को ये ठेस पहुंचाते हैं, उसकी आत्मा को अपमान करने का काम करते हैं। इसलिए मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा।
कोर्ट तो आप चले गए, ठीक है, लेकिन पूरा उत्तराखंड उबल रहा है। 3.5 वर्ष बाद पूरा उत्तराखंड उबल रहा है। उत्तराखंड के आप प्रभारी भी हैं। जी आपका नाम जिन लोगों ने प्रचारित किया, जिन लोगों ने आप पर आरोप लगाए हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या किया आपने? उन पर भी तो आप सोचेंगे, क्योंकि आपका मानसिक दबाव इतना क्या रहा होगा इस दौरान। जिस बेटी को लेकर आप पर आरोप है, आप अपनी बस सफाई दे रहे हो कि उन दिनों हम वहां नहीं थे, देखिएगा उन दिनों हम नहीं थे, लेकिन सामाजिक नहीं, जो आपका इज्जत आबरू डाउन हुई, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई, लेकिन या तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो या बेटी को न्याय देने के लिए भी आपको खुल के आना पड़ेगा कि बेटी को न्याय मिले। नहीं, हमने बेटी के बारे में तो साफ साफ कहा है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। किसी में कोई सबूत हो किसी प्रकार के भी, 3.5 साल से कोर्ट भी कह रही है, एसआईटी ने भी कहा है, लेकिन जो उसकी मौत का लाभ लेना चाहते हैं वो लोग कोर्ट में अभी तक एक शब्द नहीं बोल पाए। बड़े बड़े नेता आते हैं, टीवी पे आते हैं, नहीं न्याय होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई अगर सीबीआई भी करेगी, कुछ सबूत तो दे दो ना आप, कोई प्रूफ तो कोई दो कि ये होगा। लेकिन कुछ लोगों को अपना चेहरा चमकाने की आदत बनी हुई है, दूसरों को गाली देने की आदत बनी हुई है। बेटी के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है कि उसको न्याय मिले। और समय जब से चल रहा है, जब से भी सबको मौका था। और सबसे बड़ी बात तो है, 3.5 साल हो गए, एसआईटी ने पूरा निर्णय किया है और जो दोषी थे उनको उम्र कैद हो चुकी है। और उसके बावजूद भी, उम्र कैद के बावजूद भी उसके माता पिताओं के जब भी वो कहते हैं, उनकी तरफ से 2 व्यक्ति उसमें भी एसआईटी में भी रखे गए। और ये लोग सीबीआई जांच के लिए अभी नहीं है, ये उस समय भी हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है कि भाई इसमें कोई प्रूफ नहीं मिलते, कोई प्रूफ लेकर आओ तो हम इसको करेंगे। लेकिन जो 10 दिन मेरे को मानसिक पीड़ा हुई है, वो बहुत दुखदाई मेरे लिए भी है, परिवार के लिए भी है। और उसमें जो भाग्य लिखा है, लेकिन मुझे ये मैं विश्वास करता हूँ, चलिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। मैं मानता हूं सत्यमेव जयते। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मामले पर, काफी इंतजार करके, और कल उन्होंने अपने तथ्य रखे, पत्रकारों की जवाब भी दिए। अगर सरकार सीबीआई जांच करती है तो आपका रोल क्या रहेगा? आप क्या चाहेंगे? मैं क्या चाहूंगा, मैं तो न्याय मिलना चाहिए बेटी को। अगर कोई दोषी दिखाई देता है, फांसी पे लटका देना चाहिए उसको, चौराहे के ऊपर। इस सब बवाल के बाद अब उत्तराखंड की जनता से क्या कहेंगे? चूंकि कल भी आप प्रभारी थे, आज भी प्रभारी है, आगे भी प्रभारी है, तो इस मामले को लेकर जनता से क्या कहेंगे? जनता नाराज है, सड़कों पर है। देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है, उनको सबको मैं नमन करता हूँ। उनको बोलता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। और किसी के पास भी कोई प्रूफ और सबूत हो, अब भी देंगे तो उसकी अब भी जांच हो सकती है। सबूत दें, पीड़ा और दुखदाई नहीं बने। सरकार ने भी यही कहा है, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है। और जो कानून के हिसाब से सजा होनी थी, 2 दिन के अंदर ही गिरफ्तारी हुई, जल्दी से जल्दी उनको सजा देने का काम भी सरकार ने किया। फिर भी सारे दरवाजे खुले हैं, किसी के पास भी कभी भी कोई भी सबूत हो, 1% भी बता दें, कर दें, दिखा दें, तो हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चलिए अब देखते हैं अदालत ने जो ऑर्डर किया उसमें क्या क्या कहा है, वो जरा सा और बता दीजिए। जो अदालत ने अदालत ने प्रथम दृष्टया ही जो दस्तावेज थे वो पेश किए गए कि देखेगा इसमें इस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, खड़गे की पार्टी और केजरीवाल की पार्टी और अन्य लोगों, सरकार ने माना हाँ ये गलत है, तो उन्होंने एक दृष्टया ही सबको बोला, गूगल्स को, मैट्स को, सभी को बोला कि तत्काल ये तथ्य हटाए जाने चाहिए। उसके बाद भी कोई डालता है तो आप हमें बताइए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, आपने हमें समय दिया और ये पहला इंटरव्यू शायद आपने इस पूरे घटनाक्रम पर दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक इसे देखें और समझें, क्या दुष्यंत गौतम की वास्तव में गलती है? जब अपने मुंह से वो कह रहे हैं अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। दर्शकों का हमें इंतजार रहेगा कि आप हमें जरूर बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को देखकर आपने क्या समझा। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू।